हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि आज हमारा लास्ट टॉपिक है डायमेंशंस का, जो कि लास्ट टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। टॉपिक आसान है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशनल एनालिसिस हैं उनके लिमिटेशंस आपको पता है बेटा कि हमने डायमेंशंस की 3 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन और रिलेशन, टू डिराइव रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज and to convert a physical quantity from one system of unit to another। ये 3 एप्लीकेशंस हमने पढ़ी हैं। इस पे हमने क्वेश्चंस भी लिए हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी लिए हैं, एडवांस क्वेश्चंस भी लिए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए। कभी कभार आता है बोर्ड एग्जाम में, राइट द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, या कभी कभार 5 मार्क्स का आता है। तो हम हर एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की। और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार इसमें से एमसीक्यू आ सकता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगी, क्या पूछेगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा आज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ते हैं उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्या कमी है एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे बेटा, दिस मेथड gives us no information about the dimensionless constants in the formula। मतलब क्या है इसका बेटा? जो पहला पॉइंट मैंने यहां लिखा है, दिस मेथड गिव्स अस नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स इन द फॉर्मूला। हमारे पास कोई फार्मूला है ऐसे बेटा, T इज इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ L/G। हमारे पास फार्मूला है न्यू इज इक्वल टू K/L अंडर रूट ऑफ F/M। ये जो K है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये डायमेंशनल एनालिसिस से हमें इसका वैल्यू नहीं पता चलता है। इस K का क्या वैल्यू है? वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस K विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। You know what is the value of K here? 2 pi. T is equal to 2 pi under root of L/G. What is the value of K here? 1/2. 1/2. That means dimension analysis cannot give us information about the dimensionless constant. It cannot give us the value of the dimensionless constant. पहली limitation इसकी ये है कि ये हमें जो फार्मूला में, जो इक्वेशन में, जो रिलेशन में कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू हमें ये नहीं बता देती है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल होगा मैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT²। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/4 AT²। अगर मैं दोनों पर डायमेंशन एनालिसिस लगाऊंगा तो डायमेंशनली दोनों ट्रू है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के बारे में हमें डायमेंशंस कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। ये 1/2 है कि 1/4 है। इट कैन नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स इन द फार्मूला। ये है पहला, इसकी लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन किसकी? डायमेंशन एनालिसिस की। दूसरी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी क्या है बेटा? दिस मेथड gives us no information about the physical quantity. This method gives us no information whether
whether the physical quantity is a vector or scalar, डायमेंशन एनालिसिस हमें ये भी नहीं बताता कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर आपको पता होगा, क्वांटिटीज दैट पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटीज दैट पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसके बारे में भी ये कोई बात नहीं करता है कि क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। तीसरी जो इसकी लिमिटेशन है, द मेथड्स ऑफ डायमेंशन cannot be used to derive an exact form of relation, when it consists of more than one part of any side. इसका मतलब क्या है बेटा? देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई रिलेशन हो गया ऐसे, F इज इक्वल टू के एम वी आर, इसके हमें रिलेशन निकालनी होगी, तो हम आराम से डायमेंशन एनालिसिस से इसके रिलेशन निकालेंगे, जो है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर हमारे पास अब रिलेशन ऐसे है, F इज इक्वल टू एम वी प्लस आर, प्लस के साथ है। अगर मल्टीपल में होगा तो रिलेशन हम निकाल सकते हैं, अगर प्लस के साथ होगा या सब्ट्रैक्शन के साथ होगा, वी कैन नॉट फाइंड द रिलेशन, हम रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। रिलेशन हम तभी निकाल सकते हैं when the physical quantities are in multiplication. When the physical quantities are in multiplication, we can find the relation. If the physical quantities are in addition or subtraction, we cannot find the relation. No doubt we can check it. Here physical quantities are in addition, we can check it by dimensionally, is it correct or incorrect, but we cannot find the relationship between the s and ut and half of at square. We cannot find the relation. That means when the physical quantities are in multiplication, we can find the relation. When physical quantities are in addition or subtraction, we cannot find the relation. हम रिलेशन नहीं कर सकते। वहां जो दूसरी एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, टू डिराइव रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, that fails. Second application of dimension analysis fails when when two or more than two quantities are in addition or subtraction. If the quantities are in addition or subtraction, we cannot find the relationship among the physical quantities. Yes, we can find the relationship among the physical quantities when they are in multiplication. जब physical quantities multiplication में होगी तब हम उनकी relation निकाल सकते हैं। अगर physical quantities addition या subtraction में होगी तब हम उनकी relationship नहीं निकाल सकते हैं। This is the third point. The method of dimensions cannot be used to derive an exact form of relation when it consists of more than one part of any side. जब एक साइड इसका more than one part होगा, that means addition या subtraction में होगी, we cannot find the relationship. Yes, if the physical quantities are in multiplication, we can find relationship. ये है इसकी limitation. तीसरी, चौथी क्या है बेटा? It fails when physical quantity is the sum or difference of two or more quantities. क्या है इसका मतलब बेटा? It fails. Dimension analysis fails
when physical quantity is the sum or difference of two or more quantities. For example, हमारे पास ये रिलेशन है F is equal to A plus B plus C. For example, F फोर्स इज इक्वल टू ए, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, प्लस बी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमें ये नहीं बताता है कि इनके बीच में एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है। डायमेंशन एनालिसिस फेल्स, डायमेंशन एनालिसिस फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ, व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस, बीच में फिजिकल क्वांटिटीज की सम है कि डिफरेंस है। यहां देखो बेटा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, इसके बारे में भी हमें डायमेंशन एनालिसिस बताता है, इसके बारे में भी डायमेंशन एनालिसिस बताता है। इस एडिशन के बारे में हमें डायमेंशन एनालिसिस नहीं बताता है, ना ही इस 1/2 के बारे में हमें डायमेंशन एनालिसिस बताता है, ना ही ये हमें डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में बताता है, ना ही ये हमें बताता है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो साइन है वो एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का है, ये भी नहीं बताता है। इट फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज होगी, अगर उनके बीच में एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, डायमेंशन एनालिसिस गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द एडिशन ऑफ द सब्ट्रैक्शन। दिस इज द आल्सो द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। पांचवा, इट फेल्स to derive relationship which involved trigonometric, logarithmic, or exponential function, अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगी, डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाती है। ये उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं निकालता है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं निकालता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है n इज इक्वल टू n नॉट e रेज पावर x। फॉर एग्जांपल, ये जो है ना एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंशियल ये फंक्शन जो पावर में है, डायमेंशन एनालिसिस इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं निकालती। ऐसी अगर हमारे पास ऐसी कोई रिलेशनशिप होगी, डायमेंशन एनालिसिस फेल्स। It cannot find any relationship. It cannot derive any relationship when the function is exponential. यह हमें कोई relationship नहीं देता है। It fails. Either it's a trigonometric function, it fails. Either it is a logarithmic function, it fails. Dimension analysis fails that times. ये हैं dimension analysis के 5 जो limitations हैं। अब मैं last limitation इसकी लिखूंगा, वो मैं यहाँ लिखूंगा। इसकी 6th limitation जो है बेटा, वो मैं यहाँ लिखूंगा। 6th लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां लिखूंगा। 6th है, इट फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन more than three physical quantities. More than 3 physical quantities. देखो बेटा, it fails when physical quantity depends on more than 3 physical quantities. What does it mean? हमारे पास रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल F is equal to MVR ABC। इनके बीच रिलेशन निकालो, हम आराम से निकालते हैं इनकी रिलेशन MV²/R। ये मैंने क्वेश्चन दिखाया है, इसीलिए मैं इसके एग्जांपल लेता हूं। अब अगर हमारे पास होगा फोर्स इज इक्वल टू V नीटा रो एंड R, it depends upon how many physical quantities?
4 physical quantities. It will fail. It will not give us a relation. अगर हम यहाँ लिखेंगे A, B, C, O, D, या हम ये लिखेंगे, क्यों ये फेल होगा बेटा? Why it is applicable only for 3 physical quantities? Because we are taking only 3 physical quantities, 3 fundamental quantities: mass, length, and time. When we have 3 variables, we can find the value of 3 variables because we have 3 fundamental quantities. Now, how many variables are there? 4 variables. Are we able to find the value of the 4 variables by the 3 fundamental quantities, mass, length, and time? No. That means dimension analysis cannot give the unique solution for this equation. It fails. It only passes when there are only 3 fundamental quantities. If any quantity depends upon 3 physical quantities, we can find the relation between them with the help of the dimension analysis. Easily we can find the relationship. But if any physical quantity depends upon the more than 3 physical quantities, depends upon the 4 physical quantities, 5 physical quantities, 6 physical quantities, we cannot find relationship between them by dimension analysis, because dimension analysis cannot be applied for more than 3 physical quantities. अब अगर आपको इसको थोड़ा सा elaborate करना है तो आप देखो बेटा, ये ड्रैग फोर्स है, विस्कस फोर्स, ये वेलोसिटी है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये डेंसिटी है और ये रेडियस है. अगर हम इसको खोल देंगे, देयर आर 4 वेरिएबल्स. That means number of variables is greater than the fundamental dimensions. How many there are fundamental dimensions? 3. Mass, length, and time. MLT. MLT. We have to find the value of 4 variables. हमें 4 variables का आंसर निकालना है. किससे? 3 फंडामेंटल डायमेंशन से. क्या हम 4 वेरिएबल्स का निकाल सकते हैं 3 फंडामेंटल डायमेंशन से? नहीं निकाल सकते हैं. We cannot find the unique solution by the dimension analysis for this type of formula. It fails. That means it only passes when there is 3 physical quantities. If the physical quantities are more than 3 physical quantities, then we cannot find the relationship with the help of dimension analysis. Dimension analysis fails that time. These are the limitations of dimensional analysis. 2-3 बुक्स मैंने इसके लिए कंसल्ट किए हैं, तब जाके सभी पॉइंट जो हैं उनको मैंने इकट्ठे किया है और इकट्ठे आपको दिखाया है. आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा. पढ़ने के साथ ही आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल्स भी मैंने साथ में दिए हैं तो आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली, राइट डाउन द डायमेंशनल लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. 11th के बच्चे इसको उठा के लिखेंगे, इसको समझेंगे, अच्छे से याद रखेंगे और इसको लिखेंगे. अब नीट और जेडब्ल्यू में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? नीट जेडब्ल्यू में इसमें क्वेश्चन आ सकता है. फॉर एग्जांपल असेसमेंट रीजन में इसमें क्वेश्चन आएगा, which among the following is true about the limitation of dimension analysis? It cannot give us information about the dimensionless constant. It cannot give us information about physical quantities, scalar vector. It fails when physical quantity depends upon more than 3 physical quantities. It fails when physical quantity is the sum or difference of 2 or more quantities. Last में लिखा होगा all of the above. Which among is the true for the limitation of dimension? All are true. ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, if the physical quantity depends upon 3 physical quantities, can we find the relation between them? Yes, we can find the relation between them. If the physical quantity depends upon more than 3 physical quantities, is the dimension analysis applied? No, dimension analysis cannot be applied for the 4 physical quantities. Why? Because number of variables are 4 and number of fundamental dimensions are 3. Can we find the value of 4 parameters by only 3 fundamental dimensions? No, it is not possible. We cannot find it by the unique solution. Unique solution से हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं. That is the limitations of dimensional analysis. And I hope कि आपको ये क्लियर हुआ होगा. इसमें उतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि इसको बार बार एक्सप्लेन करेंगे. इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इसको मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. ये था बेटा लास्ट लेक्चर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का. अब मैंने कुछ एडवांस क्वेश्चंस लिए हैं आज, जिनको हम सॉल्व करेंगे. मतलब जो हमारा होगा ये न्यूमेरिकल सेशन, उसको हम स्टार्ट करेंगे बेटा. तो चलो आप ध्यान से सुनो, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो. मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो. जो क्वेश्चन आएगा बहुत अच्छा है, जो नहीं आएगा तो देखो कंफ्यूजन कहां पर है, डाउट कहां पर है, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है. तो आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और इसको सॉल्व करो मेरे साथ, क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करो. दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस.
कुछ बच्चों ने मैसेज की थी सब 2 सेशंस ले लो, न्यूमेरिकल सेशन 2 ले लो इस पर, डायमेंशन एनालिसिस पर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर द जेडब्ल्यू मीन्स जेडब्ल्यू एडवांस एंड नीट एग्जाम। तो देखेंगे बेटा, आज लेंगे एक न्यूमेरिकल सेशन, तो देखेंगे कल लेंगे या नहीं लेंगे, तो वो भी मैं अनाउंस कर दूंगा। लेंगे इंशाल्लाह, लेंगे, कोई बात नहीं, लेंगे इंशाल्लाह। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल वो क्वेश्चन जिनको 110% चांसेस हैं एग्जाम में आने के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के, नीट, जेडब्ल्यू मीन, जेडब्ल्यू एडवांस। देखो बेटा, हर एक कंसेप्ट यहां डिस्कस होगा, बस आप ध्यान रखो। इफ एक्स इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, where x is distance in meter and t is time in hour, then unit of B will be। देखो बेटा कैसे क्वेश्चन, डायमेंशन नहीं पूछा है, यूनिट पूछा है, किसका? बी का। क्या करेंगे हम इसमें बेटा? अगर हम इसको सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, x माइनस AT माइनस BT स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? इन दो को यहां लाएंगे, रिशफल करेंगे तो इसके बराबर 0 के बराबर। अब कौन सा कंसेप्ट यहां लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। क्या है? वी कैन ऐड आर सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। अगर फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी, इसका मतलब है वो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये तीनों सब्ट्रैक्शन में है तो तीनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज है। इसका मतलब है जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा। तो क्या लिखूंगा मैं? ये डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। देखो बेटा कंसेप्ट क्या है, डायमेंशन ऑफ एक्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? वी कैन ऐड आर सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। जब 2 फिजिकल क्वांटिटीज या 3 फिजिकल क्वांटिटीज या 4 फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी तो वो सिमिलर क्वांटिटीज होगी, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। बहुत बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसके पास 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट ये भी है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। इनके बीच में क्या है बेटा? सब्ट्रैक्शन है, दैट मींस दे आर व्हाट? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। अगर ये सिमिलर है तो डायमेंशंस भी सेम होंगे, ये तो कॉमन सेंस है। अगर ये सिमिलर है, डायमेंशंस भी क्या होगी बेटा? सेम होगी। इसीलिए मैंने लिया है डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है बेटा? L1 आया, BT स्क्वायर, B इज इक्वल टू L1 अपॉन T स्क्वायर। व्हाट इज टाइम बेटा? T, व्हाट इज T बेटा? टाइम। तो ये आएगा L1 अपॉन T स्क्वायर। टाइम 2 बार है तो टाइम का डायमेंशन, तो क्या आएगा? L1 T माइनस 2। ये इसके डायमेंशन है, बट we have not to calculate the dimensions, we have to calculate the unit। इसका यूनिट क्या होगा लेंथ का बेटा? लेंथ का यूनिट है मीटर। टाइम का क्या होगा? आवर, क्योंकि इसको टाइम को किसने दिया है? आवर में। डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को आवर में। तो क्या होगा? आवर स्क्वायर, मीटर पर आवर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ बी, मीटर पर आवर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर आवर स्क्वायर। देखो बेटा कैसे मैंने इसका यूनिट निकाला, डायमेंशन निकाले विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशन पे मैंने इसका यूनिट निकाला, इसने यूनिट वही से दिया है, डिस्टेंस इज इन मीटर एंड टाइम इज इन आवर। तो क्या आएगा? मीटर पर आवर स्क्वायर।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन ऐसी आती है नीट जेडब्ल्यू में, वहां बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं जिनको 5 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है जेडब्ल्यू में, जेडब्ल्यू एडवांस में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है जिसमें कंसेप्ट भरा होता है, बर कूट कूट के कंसेप्ट भरा होता है। तो ये कंसेप्ट था, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज इफ द क्वांटिटीज आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स दे आर सिमिलर। इफ दे आर सिमिलर, देयर डायमेंशंस आर सेम and you can find on the dimensions, on the base of dimensions you can find the units, and on the base of dimension we find the unit of b. This is the question. Question number 2. Question 2. Suppose refractive index mu is given as mu is equal to a plus b by lambda square, a plus b by lambda square, where a and b are constants, where a b are constants and lambda is wavelength, the dimensions of b are same as that of देखो बेटा क्वेश्चन, नन्ना सा क्वेश्चन, कंसेप्ट कोट कोट के बाद। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu is given as mu is equal to a plus b by lambda square, where a b are constants, lambda is wavelength, dimensions of b are same as that of, हम डायमेंशन निकालेंगे b के। सॉल्यूशन, mu रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, 10th में पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ speed of light in medium, speed of light in vacuum, sorry medium नहीं vacuum, to the speed of light in medium. ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो ये क्या होगा बेटा? डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। म्यू क्या है बेटा? म्यू है डायमेंशनलेस। म्यू क्या है बेटा? डायमेंशनलेस। अब देखो बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, म्यू माइनस ए माइनस बी बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एडिशन में है कि सब्ट्रैक्शन में है कि मल्टीप्लिकेशन में है? चाहे एडिशन में हो गया या सब्ट्रैक्शन में होगी, तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो डायमेंशन सेम है। दैट मीन्स डायमेंशंस ऑफ b बाय लैम्डा स्क्वायर इज द डायमेंशंस ऑफ म्यू। तो क्या लिखूंगा मैं यहां? b बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। म्यू है ना बेटा डायमेंशनलेस। b by lambda square is equal to dimensions of mu. What are the dimensions of mu? Dimensionless. b is equal to lambda square. b किसके बराबर है बेटा? lambda square के बराबर। b is equal to lambda क्या है? wavelength। a का होगा l, ये स्क्वायर है l2। These are the dimensions of b. अगर dimensions of b है l square, ये किस क्वांटिटी के हैं? I think area. That means dimensions of b are same as that of area. अब आप यहां लगाओ b के डायमेंशंस। देखो बेटा, लैम्डा म्यू माइनस ए माइनस बी बाय बी का एल स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको देखूंगा, इसका चेक करूंगा मैं डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो बेटा, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ म्यू? m0 l0 t0 डायमेंशनलेस। व्हाट डायमेंशंस ऑफ ये कांस्टेंट है m0 l0 t0। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इसका l स्क्वायर और इसका भी क्या है बेटा? इसका भी l स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, तो तीनों टर्म्स के डायमेंशंस क्या है? तीनों टर्म डायमेंशनलेस हैं। तीनों टर्म डायमेंशनलेस हैं, दैट मीन्स दे आर डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। और जो हमने ऑपरेशन किया इसका, जो हमने इसको सॉल्व किया, ये परफेक्ट है, क्योंकि हमने इसको चेक किया बाय द मेथड ऑफ व्हाट? बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। एंड यू नो वन मोर स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इज, if the dimensions of all the terms occurring in the equation are same, then equation is dimensionally correct। क्या है बेटा इसके dimensions? What are the dimensions of all the terms? Dimensionless, 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 then the equation is dimensionally correct। Clear बेटा? देखो b का क्या है? l square। l square किसका होता है? एरिया का। Dimensions of b are same as that of area। I hope दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर मैं दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क देता तो मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते। दोनों क्वेश्चंस के एग्जाम में चांसेस आने हैं 110%। आप नोटबुक बना के रखो, फिर जब आप नीट देने जाओगे, जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू एडवांस देने जाओगे, पेपर इसी में से सेट होगा इंशाल्लाह। अब चलते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इनका कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही था। वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स देयर डायमेंशंस आर आल्सो सेम। अब है हमारे पास क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द value of 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as a base unit। as a base unit। किसमें से क्वेश्चन है बेटा? ये क्वेश्चन है कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, जूल पर मिनट किसका यूनिट है बेटा? अगर हम पावर देखेंगे, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। वर्क का है जूल, टाइम का है सेकंड, इसने मिनट दिया है, जूल पर मिनट है पावर का। तो हमारे पास है पावर इज इक्वल टू कितना है बेटा? 60 जूल पर मिनट। क्या हम इसको लिख सकते हैं 60 जूल मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकंड? बिल्कुल लिख सकते हैं। 60 कैंसर, ये आया 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड को बोलते हैं वाट। 1 जूल पर सेकंड को बोलते हैं वाट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड। जूल पर सेकंड को बोलते हैं वाट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? वाट। वाट किसके बराबर होता है? इसका हो गया 1 जूल और इसका हो गया सेकंड। दैट मींस 1 जूल पर सेकंड इज ऑलवेज वाट। 1 वाट। वाट क्या है बेटा? एसआई यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट ऑफ पावर। हमें क्या कन्वर्ट करना है बेटा? हमें कन्वर्ट करना है या 1 वाट, इसको 1 वाट लिखेंगे, या 1 वाट कन्वर्ट करना है, या कन्वर्ट करना है 60 जूल पर मिनट। बिकॉज 60 जूल पर मिनट इज हाउ मच बेटा? 1 वाट। हमने किया इसको 60 जूल पर मिनट इज 1 वाट। ये एसआई यूनिट में है, हमें एसआई यूनिट को कन्वर्ट करना है तो
अनदर सिस्टम में दिया है, मास दिया है, लैंग्वेज दी है और टाइम दिया है, एम भी दिया है, एल भी दिया है और टी भी दिया है। आप देखो बेटा, डायमेंशन आपको पता है, जब हमें कन्वर्ट करना है फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, व्हाट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट पॉइंट द फिजिकल क्वांटिटी, देन इट इज डायमेंशंस। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर? डायमेंशंस ऑफ पावर, डायमेंशंस ऑफ पावर क्या आएगा बेटा? यहां वर्क का है m1 l2 t-2 और यहां है t1, यह आएगा m1 l2 t-2, ऊपर आएगा t-1, बेसिस सेम पावर्स गेट एडेड, m1 l2 t-3। डायमेंशंस ऑफ पावर क्या है बेटा? m1 l2 t-3। तो यहां मिला हमें हियर a कितना है बेटा? a है 1, b है 2 और c है -3। मिला बेटा हमें? बिल्कुल मिला। अब हम देखेंगे इन एसआई सिस्टम, कन्वर्ट क्या करना है बेटा हमें? 1 वाट या 60 जूल पर मिनट, वन एंड द सेम, 60 जूल पर मिनट इज 1 वाट। N1 कितना है हमारे पास? 1। N1 है हमारे पास 1। What is the unit of mass? SI unit of mass? kg. What is the SI unit of length? Meter. What is the SI unit of time? Second. अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? इन अदर सिस्टम। इसने नहीं दिया है कौन सा सिस्टम है? इन अदर सिस्टम, इन अदर सिस्टम। N2 हमें निकालना है। What is the M1? अदर सिस्टम हम देखेंगे, इसने खुद दिया है M1 100 ग्राम, M2 दिया है 100 ग्राम, L2 कितना दिया है बेटा? 100 सेंटीमीटर, T2 दिया है 1 मिनट, 1 मिनट कितना होता है बेटा? 60 सेकंड। फार्मूला पुट करो और वैल्यूज पुट करो, क्वेश्चन आपके सामने। In SI system, what's the unit of mass? What's the unit of length? What's the unit of time? What's the value of N1? In other system, what is mass? This. What is length? This. What is time? This. Minute. तो मिनट को हमने चेंज किया सेकंड में। चलो अब हम फार्मूला यूज करते हैं। N2 is equal to N1 M1 by M2 raise power A L1 by L2 raise power B T1 by T2 raise power C। N2 is equal to N1, N1 1 है, M1 है 1 kg, M2 है 100 ग्राम, A है 1, L1 है 1 मीटर, L2 है 100 सेंटीमीटर, रेज पावर 2, T1 है 1 सेकंड, T2 है 60 सेकंड, रेज पावर C है -3। आया बेटा? N2 is equal to 1 kg के बदले ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम डिवाइड बाई 100 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई अपना 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड और सेकंड कैंसिल, ये आएगा 1/60 टू द पावर -3। देखो बेटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल। N2 is equal to 1, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 रेज पावर -3/60 रेज पावर -3, तो किसके बराबर आएगा? 10 1 जा, ये हो गया 10, 60 रेज पावर -3 ऊपर आएगा, 60 रेज पावर 3, 1 रेज पावर -3 नीचे जाएगा, 1 रेज पावर 3। इसको रिशफल करो, इसको ऊपर ला ये प्लस बनेगा, इसको नीचे ला ये प्लस बनेगा। वो आएगा 10 इंटू 60 को 3 बार, इनको 60 को 3 बार। N2 is equal to 60 into 60 into 666, 6 cube is 216 into 1 2 3 4 10 raised power 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2.16 into 100, 2.16 into 100 क्या होगा बेटा? 216 into 10 raised power 4।
ये क्या बनेगा N2? N2 बनेगा 2.16 into 10 raised power 6. N2 is 2.16 into 10 raised power 6. इसका मतलब क्या है? हमने किया है 60 जूल पर मिनट is equal to 2.16 into 10 raised power 6 new units of power. New units of power. ये है कन्वर्जन में. New units of power. It is N1 U1, N2 U2. U2 हमें पता नहीं है what is the unit, तो हमें कन्वर्ट करना था 60 जूल पर मिनट को as per what? As per the dimensional analysis. और हमने कन्वर्ट किया. देखो बेटा कितना आसान. हाँ थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन है, लेकिन आसान है, कंसेप्चुअल है. आपको देखना है इन SI सिस्टम व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम. और कौन सा सिस्टम दिया है. CGS दिया है तो आपको पता है, FPS दिया तो आपको पता है. अगर वही से इसने सिस्टम दिया है जैसे यहाँ वही से सिस्टम दिया था, इन अदर सिस्टम द वैल्यू ऑफ मास इज दिस, द वैल्यू ऑफ लेंथ इज दिस, द वैल्यू ऑफ टाइम इज दिस, देन यूज द फार्मूला एंड पुट द वैल्यूज, यू कैन फाइंड द आंसर. यह है 60 जूल पर मिनट, यहाँ है 1 वाट. किसके बराबर निकला? 2.16 into 10 raised power 6 न्यू यूनिट्स ऑफ पावर. मैंने क्यों लिखा यहाँ न्यू यूनिट्स ऑफ पावर? पावर का कुछ भी यूनिट हो सकता है वहां, क्योंकि इसने नहीं दिया था कन्वर्टेड फ्रॉम SI सिस्टम टू CGS, कन्वर्टेड फ्रॉम SI टू FPS. इसने बोला था कि यूनिट वही से इसने दिया था. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. पास कीजिए और इसको उतार लीजिए. अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो देख लीजिए आपको आप कहां पर लैग करते हो. मैंने कल भी बताया, when we have to handle or tackle the question that is based on the conversion, you have to find first the physical quantity, उसके डायमेंशन निकालो. डायमेंशन से उस आपको वैल्यू मिलेगा A, B और C का वैल्यू. जब आपको वो वैल्यू निकलेगी तो सिस्टम को दो हिस्से करो. पहले देखो कौन सा सिस्टम है. अगर SI सिस्टम होगा तो देखो SI यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ लेंथ, SI यूनिट ऑफ टाइम और N1 का वैल्यू भी आपको दिया होगा. Then you have to find the value of N2. और अदर सिस्टम में देखो अगर CGS होगा, you know the SI CGS सिस्टम ऑफ मास, CGS यूनिट ऑफ मास, CGS यूनिट ऑफ लेंथ, CGS यूनिट ऑफ टाइम. तो उसको इक्वेशन में पुट करो तो वैल्यू मिल जाएगा. अगर सिस्टम नहीं दिया है दूसरा सिस्टम, वही से इसने कोई सिस्टम दिया है जैसे यहां दिया था मास, लेंथ और टाइम, उसको पुट करो, इक्वेशन में पुट करो तो आपको वैल्यू मिलेगा, आराम से वैल्यू मिलेगा. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. ये वही क्वेश्चन है, यही वो क्वेश्चन है जिसको 110% चांसेस हैं JEE एडवांस में आने की. चलो बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. दिन के 3:45 बजे हैं. 3:45 बजे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं. अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4. इफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, mass and force are chosen as fundamental units. Fundamental units. If units of length, mass and force are chosen as fundamental units, the dimensions of time would be dimensions of time would be इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, दोनों तरीके में लिखूंगा. सॉल्यूशन, इसमें क्या हुआ? सॉल्यूशन देखो बेटा, देखो सॉल्यूशन. पहले हम लेंगे लेंथ. लेंथ का डायमेंशन है L1. टाइम मास, सॉरी मास, मास का डायमेंशन है M1. फोर्स, फोर्स का डायमेंशन है M1 L1 T-2. आया बेटा? यहां देखो T-2 किसके बराबर आएगा? F by
m1 l1 आएगा बेटा। अगर मैं इसको 1/t⁻²⁴ लिखूंगा, ये क्या बनेगा, इसको मैंने नीचे लाया f/m1 l1। अगर अब मैं इसको उल्टा करूंगा, इसको लिखूंगा t², तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये आएगा m1 l1/f। रेसिप्रोकल करो, इसको रेसिप्रोकल किया, इसको भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, तो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू √m/l/f। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू m1/2 अंडर रूट के बदले l1/2 f⁻⁴ तो क्या ये बनेगा, t इज इक्वल टू m1/2 l1/2 f⁻⁻⁻²। These are the dimensions of the time. These are the dimensions of the time. किस में आपको निकालना था टाइम के डायमेंशंस, लेंथ, मास और फोर्स, लेंथ, मास और फोर्स। बस मैंने देखा व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, फोर्स में मास भी दिया है, लेंथ भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो मुझे टाइम के डायमेंशंस निकालने थे इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड फोर्स, मैंने निकाल दिया। ये है एक रूल इसका, ये है इसका एक रूल। क्या है एक रूल बेटा, डायरेक्ट निकालने हैं, जिनको फंडामेंटल यूनिट्स बनाया गया है, जिसके डायमेंशंस निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, वैसे करो तो एक तरीका। दूसरा तरीका जो हमने किया है टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, क्या दिया है, डायमेंशंस ऑफ टाइम, दैट मींस टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मास एंड फोर्स। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ टाइम, m0 l0 t1। ये है हमारा अपना मेथड, इज इक्वल टू l का क्या है l⁻⁴a, m का क्या है m⁻⁴b, फोर्स का है m1 l1 t-2, तो रेज़ आएगा c। तो क्या आएगा m0 l0 t1 इज इक्वल टू la mb mc lc t⁻⁻²c। तो ये आएगा l a प्लस c m b प्लस c, बेसिक सेम पावर्स गेट एडेड, t⁻⁻²c। किसके बराबर है बेटा, ये है बराबर m0 l0 t1। a प्लस c इक्वेट करो लेंथ का 0, b प्लस c मास का क्या है बेटा 0, -2c t का इक्वेट करो, किसके बराबर है 1, तो c किसके बराबर है -1/2। जब c -1/2 के b, c किसके बराबर है -1/2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू +1/2, a c किसके बराबर है -1/2 इज इक्वल टू 0, a किसके बराबर है 1/2, a 1/2 b 1/2 c -1/2। तो देखो t इज इक्वल टू m, b क्या है बेटा, पहले हम m लिखेंगे 1/2, फिर l a क्या है बेटा 1/2, फिर f c क्या है बेटा -1/2। देखो बेटा ऐसे भी निकल, t इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, डायमेंशंस ऑफ t इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, डायमेंशंस ऑफ t इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, मास 1/2 मास 1/2, लेंथ 1/2 लेंथ 1/2, फोर्स -1/2 फोर्स -1/2। ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा। जो मेथड आपको आता है, जिस मेथड से आप इसको कर पाओगे अच्छे से, आप उसी मेथड से करो। इस मेथड से वेरी गुड, इस मेथड से वेरी गुड। जिस भी मेथड से आपको आता है उसी मेथड से आप क्वेश्चन को दो डालो, ताकि क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होगा। आई होप दोनों मेथड्स आपको समझ आए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। अब मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, वो होमवर्क है, एंड आई होप कि आप उस पर अच्छे से काम करोगे। दोनों क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे आप उनके आंसर मुझे सेंड करोगे, और मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने अटेंडेंस लगाई है, मतलब कितने बच्चों ने इसको सॉल्व किया है। दोनों क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा, दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, the force
on a sphere of radius r moving in a medium with velocity v, force on a sphere of radius r moving in a medium with velocity v is given by F is equal to 6 pi neta, coefficient of viscosity, VR, the dimensions of neta will be. ये फ्लूइड्स में आप पढ़ोगे इक्वेशन, इसको कहते हैं स्टोक्स लॉ. दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टोक्स लॉ बेटा. एफ होता है विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, 6 पाई कांस्टेंट है, नीटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वी वेलोसिटी, आर रेडियस. यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. एफ है फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी एंड रेडियस. यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन. बहुत आसान है. क्वेश्चन नंबर 2. if velocity, acceleration and force are taken as fundamental quantities, velocity, acceleration and force are taken as fundamental quantities, the dimensions of, नीट वाले लिख के लीजिए, क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा. Dimensions of Young's modulus y will be. मैंने बोला है, when there are many physical quantities, when there are 2 or 3 physical quantities that are chosen as a fundamental quantities, how we can find the dimensions of a physical quantity? To derive relationship among the physical quantities, you have to find the dimensions of the Young's modulus in terms of velocity, acceleration and force. तो इसको रिलेशनशिप बनाओ और डायमेंशंस निकलेगी. अगर वैसे नहीं आएगा तो दूसरा मेथड जो है, दूसरे मेथड से करो, उससे भी आसान होगा. जिस मेथड से आपको लगे उससे करना. मुझे दोनों क्वेश्चन सॉल्व चाहिए. इंशाल्लाह अब हम देखेंगे, कल हम काइनेमेटिक्स उठाएंगे कि हम न्यूमेरिकल सेशन एक और लेंगे, वो भी देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.